नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जीटी रोड बेल्ट की सियासत और मैं हूं आपके साथ चविश कात्री। इस कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे हरियाणा में चुनावों के मद्देनजर जीटी रोड बेल्ट के क्या कुछ खास सियासी मायने हैं। आखिर चुनावों में हरियाणा की ये जीटी रोड बेल्ट इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां पूरे दमखम से लगी हैं। हरियाणा कई हिस्सों में बंटा है, जिनमें की जीटी रोड बेल्ट काफी अहम मानी जाती है। हरियाणा में सत्ता पाने का रास्ता जीटी रोड बेल्ट से होकर गुजरता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि हरियाणा में सरकार बनाने के लिए जीटी रोड बेल्ट इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। इस रिपोर्ट में देखिए। हरियाणा विधानसभा की कुल 90 सीटों पर 5 अक्टूबर को चुनाव होना है और 8 अक्टूबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जहां जीत की हैट्रिक लगाना चाह रही है, वहीं कांग्रेस किसी भी हाल में सत्ता पाना चाह रही है। उधर इंडियन नेशनल लोकदल, जननायक जनता पार्टी व अन्य दलों के उम्मीदवार भी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। आपको मालूम हो कि इस प्रदेश का सत्ता का रास्ता 6 जिलों से होकर गुजरता है। जीटी रोड बेल्ट में हरियाणा की 23 सीटें आती हैं। 2 बार की विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता दिलाने में जीटी रोड बेल्ट का विशेष योगदान रहा है। ये क्षेत्र 10 सालों से बीजेपी का गढ़ बना हुआ है। बता दें कि हरियाणा में जीटी रोड बेल्ट में आने वाली सीटें सरकार बनाने का फैसला करती है, इसलिए जीटी रोड बेल्ट पर हर पार्टी का फोकस रहता है। ये इलाका आमतौर पर गैर जाट बाहुल्य है, इसलिए बीजेपी के लिए सियासी रूप से उपजाऊ है। यहाँ सबसे ज्यादा सीट जीतने वाली पार्टी ही सत्ता में आती है। साल 2014 में पहली बार बीजेपी ने हरियाणा में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, जिसमें जीटी रोड बेल्ट की बड़ी भूमिका रही है। 2019 में भी बीजेपी यहां से ज्यादा सीटें जीतकर सत्ता में वापस लौटने में कामयाब रही। जीटी बेल्ट में हरियाणा की 23 सीटें। गैर जाट क्षेत्र है जीटी रोड बेल्ट। जीटी रोड बेल्ट में आते हैं कुल 6 जिले: पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल और पानीपत। जीटी रोड बेल्ट के क्षेत्र में पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत और सोनीपत जिले आते हैं। विधानसभा चुनाव 2014 में बीजेपी को इस बेल्ट की 23 में से 21 सीटों पर जीत मिली थी। विधानसभा चुनाव 2019 में भाजपा 12 सीटें जीतने में सफल रही थी। उधर कांग्रेस को 2014 में 1 और 2019 में 9 सीटों पर जीत मिली। इस क्षेत्र में अधिकतर मतदाता गैर जाट हैं। भाजपा इन्हीं वोटर के बल पर अधिक सीटों पर जीत दर्ज करती है। मौजूदा सीएम नायब सैनी, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल, अनिल विज, महिपाल ढांडा, कंवरपाल गुर्जर, सुभाष सुधा इसी इलाके से आते हैं। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी यहीं से हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल और सीएम नायब सिंह सैनी भी करनाल से चुनाव जीते हैं। जीटी रोड बेल्ट 10 सालों से बीजेपी का गढ़ बना हुआ है। जीटी रोड बेल्ट में सोनीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, यमुनानगर, अंबाला और पंचकुला जिलों की 23 विधानसभा सीटें आती हैं। जीटी रोड बेल्ट में बीजेपी ने 2014 में 23 में से 21 सीटें जीती थी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, जबकि कांग्रेस केवल 5, एक इनेलो और एक निर्दलीय की जीत हुई थी। 2019 में बीजेपी की सीटें कम हो गयी। बीजेपी को 14 सीटें, 13 कांग्रेस, जेजेपी 1 और 1 निर्दलीय के खाते में गई। 2019 में जीटी रोड बेल्ट में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, इसलिए बहुमत से दूर रह गई और जेजेपी निर्दलियों के समर्थन से सरकार बनानी पड़ी। मौजूदा सीएम नायब सैनी, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल, अनिल विज, महिपाल ढांडा, कंवरपाल गुर्जर, सुभाष सुधा इसी इलाके से आते हैं। साल 2014 में हरियाणा में बीजेपी ने राजनीतिक इतिहास रच दिया, जहां बीजेपी ने पहली बार अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, जिसमें कि जीटी रोड बेल्ट का काफी अहम रोल था। आइए जानते हैं कि 2014 में बीजेपी की सरकार बनाने में जीटी रोड बेल्ट की क्या कुछ भूमिका रही।
हरियाणा की राजनीति में साल 2014 में बहुत बड़ा बदलाव हुआ, जहां बीजेपी ने पहली बार अपने दम पर सरकार बनाई। बीजेपी ने साल 2014 में पिछले रुझानों को पलटते हुए 90 सदस्यीय विधानसभा में 47 सीटें जीती। पार्टी को राज्य में 33.2% वोट मिले। हरियाणा में बीजेपी की जीत एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि 2009 की विधानसभा चुनावों में उसे केवल 4 विधानसभा सीटें मिली थी। हरियाणा विधानसभा में बीजेपी की अब तक की सबसे बड़ी जीत साबित हुई। वहीं कांग्रेस को केवल 15 सीटें मिली, जो 2009 की विधानसभा चुनाव में उसकी 40 सीटों से कम है। इंडियन नेशनल लोकदल को केवल 19 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर संतोष करना पड़ा। वहीं 2009 के चुनावों में इनेलो ने 31 सीटें जीती थी। वहीं बात करें हरियाणा की जीटी रोड बेल्ट की, तो पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल और पानीपत जिलों में बीजेपी का शानदार प्रदर्शन रहा। 2014 में बीजेपी का प्रदर्शन। पंचकुला की बीजेपी ने दोनों सीट जीती। पंचकुला ज्ञानचंद गुप्ता, कालका लतिका शर्मा। अंबाला की बीजेपी ने चारों सीट जीती। नारायणगढ़ नायब सिंह सेन, अंबाला कैंट अनिल विज, अंबाला शहर असीम गोयल, मुलाना संतोष चौहान। यमुनानगर की बीजेपी ने चारों सीट जीती। साढौरा बलवंत सिंह, जगाधरी कंवरपाल गुर्जर, यमुनानगर घनश्याम दास, रादौर श्याम सिंह। कुरुक्षेत्र में बीजेपी ने 3 सीट जीती। लाडवा पवन सेन, शाहबाद कृष्ण कुमार, थानेसर सुभाष सुधा। करनाल में बीजेपी ने 5 सीट जीती। नीलोखेड़ी भगवान दास कबीरपंथी, इंद्री कर्णदेव कंबोज, करनाल मनोहर लाल, घरोंडा हरविंदर कल्याण, असन बख्शीश सिंह विर्क। पानीपत में बीजेपी ने 3 सीट जीती। पानीपत ग्रामीण महिपाल ढांडा, पानीपत शहरी रोहिता रेवड़ी, इसराना कृष्णलाल पवार। तो ये थी जीटी रोड बेल्ट की वो सभी विधानसभा सीटें जिन पर 2014 में बीजेपी ने जीत हासिल की और हरियाणा में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने में कामयाब रही। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। 2024 के हरियाणा विधानसभा के चुनाव प्रचार में भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस या कोई और अन्य दल, सभी दमखम के साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लेकिन इस चुनाव में भी जीटी रोड बेल्ट पर सभी पार्टियों का खास फोकस है। कैसे, देखिए। हरियाणा में चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। बीजेपी जहां लगातार तीसरी बार अपनी सरकार बनाने के लिए ताल ठोक रही है, तो वहीं कांग्रेस राज्य में फिर से वापसी के लिए बेताब नजर आ रही है। 10 साल से बीजेपी शासित इस राज्य में जीटी रोड बेल्ट भारतीय जनता पार्टी के गढ़ माने जाते हैं। 2014 और 2019 में बीजेपी की सरकार हरियाणा में बनवाने में इस बेल्ट का काफी अहम योगदान रहा। अब ऐसे में 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी जीटी रोड बेल्ट पर खास फोकस कर सभी वोटर्स को जोड़े रखने का प्रयास कर रही है। हरियाणा में बदले राजनीतिक घटनाक्रम के चलते बेशक मनोहर लाल के स्थान पर नायब सिंह सैनी का चेहरा हो गया हो, लेकिन सत्ता की धुरी जीटी बेल्ट ही रहेगी। सैनी मूल रूप से अंबाला जिले से है और कुरुक्षेत्र जिले के अंतर्गत आने वाली लाडवा से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। जीटी रोड बेल्ट की बात करें तो यहां से बीजेपी को 2014 में 21 सीटें मिली थी, जबकि 2019 में भी 12 सीटें। वहीं 2014 में कांग्रेस को 1 सीट और 2019 में 9 सीट पर जीत मिली थी। इस क्षेत्र में गैर जाट मतदाता ज्यादा हैं और इसी के चलते बीजेपी को फायदा मिल जाता है। और वहीं हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में पार्टी ने करनाल और कुरुक्षेत्र की 2 सीटें बरकरार रखी, जबकि अंबाला सीट कांग्रेस से हारी। पार्टी सोनीपत सीट पर कांग्रेस से मामूली अंतर से हारी, जिसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस पूरी तरह से एक बार फिर जीटी रोड बेल्ट पर है। बता दें कि 2024 के विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र से चुनावी शंखनाद किया। पीएम मोदी ने बीजेपी के 23 उम्मीदवारों के समर्थन में रैली को संबोधित किया। माना जा रहा है कि इस रैली के जरिए पीएम मोदी ने जीटी रोड बेल्ट के वोट बैंक को साधने की पूरी कोशिश की है। कुरुक्षेत्र जिले की सीटें।
लाडवा, शाहाबाद, थानेसर, पिहोवा। हरियाणा की राजनीति में जीटी रोड बेल्ट पर बीजेपी के खास फोकस के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूसरी रैली के लिए भी बीजेपी ने सोनीपत जिला चुना, जो कि जीटी रोड बेल्ट के अंतर्गत आने वाले जिलों में से एक है। बता दें कि सोनीपत के गोहाना की धरती से 25 सितंबर को पीएम ने रैली को संबोधित किया और जीटी रोड बेल्ट के वोटर्स को साधने की कोशिश की। रैली में पीएम मोदी जनता को संबोधित करते हुए बीजेपी की उपलब्धियां गिनाते नजर आए, तो वहीं दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश की आर्थिक हालत का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधते हुए भी नजर आए। हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने के लिए बीजेपी की जीटी रोड बेल्ट के वोट बैंक पर नजर है। पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी के प्रचार अभियान की शुरुआत कुरुक्षेत्र से ही चुनावी शंखनाद किया। साथियों, कांग्रेस ने किसानों के साथ ही हमेशा देश की रक्षा करने वाले वीर जवानों को भी धोखा दिया है। ये भाजपा सरकार ही है जिसने पूर्व सैनिकों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन लागू की। इससे हरियाणा के 1.5 लाख पूर्व सैनिकों को 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद मिली है अकेले हरियाणा में। जबकि कांग्रेस ने तो पूर्व सैनिकों को भी अनेक दशकों तक इसके लिए लटकाए रखा था, और जब मुद्दा बड़ा हो गया तो बजट में सिर्फ 500 करोड़ रुपए रखे ताकि पूर्व सैनिकों की आंखों में धूल झोंक सके। बीजेपी के लिए जीटी रोड बेल्ट कितनी जरूरी? लोकसभा चुनाव में कुरुक्षेत्र और करनाल सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली, जबकि अंबाला और सोनीपत लोकसभा सीट पर हार गई। ऐसे में प्रधानमंत्री लोकसभा चुनाव की गलती को दोहराना नहीं चाहते, जिसके चलते अब वो विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी को जीटी रोड बेल्ट पर मजबूत करने के लिए जीटी बेल्ट से ही चुनाव प्रचार की शुरुआत की और सभी जीटी रोड बेल्ट के वोटर्स को साधने की पूरी कोशिश करते नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुरुक्षेत्र से चुनाव अभियान की शुरुआत करना इसलिए भी अहम है क्योंकि ये हरियाणा का जीटी रोड बेल्ट से लगता हुआ जिला है। इस जिले के साथ साथ जीटी रोड बेल्ट के अन्य जिलों पर भी रैली का प्रभाव पड़ेगा। इसके चलते प्रधानमंत्री ने अपनी रैली की शुरुआत कुरुक्षेत्र से की थी। सोनीपत जिले की सीटें गन्नौर, राई, खरखौदा, सोनीपत, गोहाना, बड़ौदा। हरियाणा चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री ने 29 सितंबर को 3 रैलियां की, जिसमें कि गुरुग्राम के बादशाहपुर से शुरुआत कर उन्होंने महेंद्रगढ़ के नांगल चौधरी और करनाल के इंद्री में दौरे को खत्म किया। शाह ने कहा कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार आते ही 5 लाख नौकरियां दी जाएंगी। मैं ये गारंटी लेता हूं कि नौकरियों का लेटर डाकिया लेकर आएगा, कोई दलाल या डीलर नहीं। 10 साल तक आपने भाजपा की सरकार बनाई। 10 साल पहले हमारे हरियाणा में क्या चलता था? मुझे बताओ युवाओं, खर्ची और पर्ची के बगैर नौकरी मिलती थी क्या? अरे जोर से बोलो, मिलती थी? एक ही जाति का विकास होता था, एक ही जिले का विकास होता था, 36 बिरादरी का विकास होता था क्या? जोर से बोलो, होता था क्या? जिनका बयान आया है, आज हमने 2 लाख युवाओं को खर्ची और पर्ची के बगैर डाकिए से अपॉइंटमेंट लेटर भेजकर नौकरी देने का काम। सिर्फ रोहतक नहीं, पर्यटन पे पूरे हरियाणा का विकास किया। और एक जाति नहीं, 26 बिरादरी का काम करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। हरियाणा में जीटी रोड बेल्ट में आने वाली सीटें सरकार बनाने का फैसला करती है, इसलिए जीटी रोड बेल्ट पर हर पार्टी का फोकस रहता है।
यहाँ सबसे ज्यादा सीट जीतने वाली पार्टी ही सत्ता में आती है। जिस तरह से बीजेपी ने अपनी पहली रैली की शुरुआत जीटी रोड बेल्ट से की, वैसे ही कांग्रेस भी अपने चुनाव प्रचार के लिए सबसे पहले जीटी रोड बेल्ट के वोट बैंक को साधने की कोशिश करते हुए नजर आए और कांग्रेस की हरियाणा में पहली रैली अंबाला सिटी में ही की गई, जिसे पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने संबोधित किया था और चुनावी रैली के माध्यम से भूपेंद्र हुड्डा सभी जीटी बेल्ट के वोटर्स को साधने की कोशिश करते हुए नजर आए। इसके बाद राहुल गांधी की रैली की शुरुआत भी करनाल के असंध से हुई, जहां रैली में कुमारी शैलजा के साथ मंच पर भूपेंद्र हुड्डा भी मौजूद थे। वहीं राहुल गांधी ने असंध की रैली से कांग्रेस की एकजुटता का संदेश दिया। राहुल गांधी की रैली के बाद चर्चाएं हो रही हैं कि क्या वाकई में कांग्रेस पार्टी चुनावों में अब इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की कोशिश करेगी या फिर नेताओं की बयानबाजी जारी रहेगी। राहुल गांधी ने असंध की रैली में जहां ऑल इज वेल का संदेश दिया और बेरोजगारी के मुद्दे को उठाया, तो वहीं दूसरी तरफ दूसरी रैली में पीएम मोदी पर हमला बोला। अंबाला जिले की सीटें नारायणगढ़, अंबाला कैंट, अंबाला शहर, मुलाना। करनाल जिले की सीटें नीलोखेड़ी, इंद्री, करनाल, घरौंडा, असंध। हरियाणा में चुनाव प्रचार के बीच 30 सितंबर को कांग्रेस ने अंबाला से हरियाणा विजय संकल्प यात्रा का आगाज किया। इस यात्रा में शामिल होने के लिए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी भी मौजूद रहे। राहुल गांधी अंबाला पहुंचे, जहां हुडा ग्राउंड में उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। इसके बाद राहुल रोड शो करते हुए शाम तक थानेसर पहुंचे, जहां राहुल गांधी ने एक जनसभा को संबोधित किया। कांग्रेस की चुनाव यात्रा। कांग्रेस यात्रा की शुरुआत जीटी रोड बेल्ट से हुई। कांग्रेस की चुनाव यात्रा का नेतृत्व राहुल गांधी ने किया। प्रियंका गांधी और हरियाणा कांग्रेस के नेता मौजूद रहे। यात्रा अंबाला, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर जिले से होकर गुजरी। यात्रा के सहारे कुल 12 विधानसभा सीटों पर फोकस रहा। 2019 में कांग्रेस 12 सीटों में से सिर्फ 5 सीटें जीती थी। राहुल गांधी की ये यात्रा 3 जिलों अंबाला, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर से होकर गुजरी। इस यात्रा के सहारे राहुल गांधी ने इन जिलों में आने वाली कुल 12 विधानसभाओं में कांग्रेस का माहौल बनाने का प्रयास किया। 2019 के विधानसभा चुनाव के परिणामों को देखें तो कांग्रेस ने इन 12 सीटों में से 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि 6 सीटों पर भाजपा जीती थी। वहीं 1 सीट जजपा के खाते में गई थी। हरियाणा में ये राहुल गांधी का तीसरा चुनावी कार्यक्रम रहा। इससे पहले वे 26 सितंबर को करनाल के असंध में और हिसार के बरवाला में चुनावी जनसभा को संबोधित कर चुके हैं। वहीं हरियाणा चुनाव में प्रियंका गांधी का ये पहला चुनावी कार्यक्रम था, जिसमें कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बीजेपी पर हमलावर होते हुए नजर आए। विकास के लिए जमीन चाहिए। किसकी जमीन? गरीबों की जमीन, किसानों की जमीन, अमीरों की जमीन नहीं चाहिए विकास के लिए। मतलब अदानी जी से 1 एकड़ कभी नहीं लिया गया विकास के लिए। अंबानी से 1 एकड़ नहीं लिया गया विकास के लिए। हिंदुस्तान के किसानों से रोज विकास के लिए जमीन ली जाएगी। खेत खत्म हो गए, धान नहीं खरीदा जाता, सही रेट नहीं मिलता, फिर आप भगते हो सेना की ओर। आप कहते हो चलो यहां काम नहीं हुआ, चलो आर्मी में जाते हैं, बॉर्डर पे खड़े हो जाएंगे, देशभक्ति की आग है उसे जलाएंगे और वहां खड़े हो जाएंगे। फिर मोदी जी कहते हैं नहीं भैया, वहां से भी हम आपके जेब में से चोरी करेंगे। यह अग्निवीर स्कीम नहीं है, यह गलतफहमी में मत रहिए। यह जवानों की पेंशन चोरी करने का तरीका है, सीधी सी बात है। जो नॉर्मल जवान होता है उसे पेंशन दी जाएगी, पूरी जिंदगी उसे पेंशन दी जाएगी। जिसको अग्निवीर नाम दिया है उसे पेंशन नहीं मिलेगी। मतलब अग्निवीर से उसके जेब से पैसा छीना गया है। जब भी मैं मिलती हूँ कोई हरियाणा का युवा है, मुझे मालूम होता है ये कर्मठ बच्चा है, मेहनती बच्चा है, इसका आत्मसम्मान है। लेकिन हरियाणा के अपने प्रदेश में जो 10 सालों से सरकार चल रही है उसने इसका भी सम्मान नहीं किया। नौजवानों के लिए क्या मिला? बेरोजगारी मिली,
अग्निवीर जैसी स्कीमें मिली, जिससे आपको बताया गया कि आप सरहद पे भी जाएंगे, शहीद होने को तैयार होंगे, तब भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। 4 साल बाद वापस आइए और फिर से बेरोजगारी का आप संघर्ष करिए। हरियाणा में 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके लिए वोटिंग का दिन नजदीक आता जा रहा है। ऐसे में सभी पार्टियों के बड़े नेता प्रदेश भर में रैलियां कर रहे हैं। अब देखना होगा कि जमीनी स्तर पर इसका कितना प्रभाव जनता पर पड़ता हुआ नजर आएगा। 2024 की विधानसभा चुनाव में जीटी रोड बेल्ट को लेकर जमीनी स्तर पर खास तौर पर बीजेपी और कांग्रेस की स्थिति क्या है और इसके अंतर्गत आने वाली सभी विधानसभा सीटों पर कौन कहां से उम्मीदवार है, आइए आपको बताते हैं। पंचकुला जिले में किसका चलेगा सिक्का? पंचकुला में 2014-2019 में बीजेपी जीती थी। पंचकुला सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार और विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता 2 बार लगातार विधायक रहे हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस उम्मीदवार पूर्व डिप्टी सीएम चंद्रमोहन उनको कड़ी चुनौती दे रहे हैं। कालका में क्या फिर वापसी करेगी कांग्रेस? कालका में 2014 में बीजेपी की लतिका शर्मा विधायक बनी थी। 2019 में कांग्रेस के प्रदीप चौधरी जीते। इस बार बीजेपी ने लतिका शर्मा की जगह पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा की पत्नी शक्ति रानी शर्मा को मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने अपने मौजूदा विधायक प्रदीप चौधरी पर ही भरोसा जताया है। अंबाला में किसके बीच मुकाबला? अंबाला कैंट से पूर्व गृह मंत्री अनिल विज 6 बार विधायक रह चुके हैं। वो 7वीं बार मैदान में हैं। उनके सामने कांग्रेस की बागी चित्रा सरवारा और कांग्रेस के परविंदर सिंह परी मैदान में हैं। अंबाला सिटी में 2019 और 2014 में भी बीजेपी जीती। इस सीट पर 2 बार विजेता रहे असीम गोयल हैट्रिक लगाने की कोशिश में हैं। उनके सामने कांग्रेस से पूर्व मंत्री निर्मल सिंह। मुलाना और नारायणगढ़ में कौन किस पर भारी? मुलाना सीट 2019 में कांग्रेस और 2014 में बीजेपी के खाते में रही। मुख्य मुकाबला भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच दिख रहा है। इस सीट पर बीजेपी की संतोष चौहान उम्मीदवार है, जबकि कांग्रेस ने पूजा चौधरी को उम्मीदवार बनाया है। वहीं नारायणगढ़ में 2014 में बीजेपी और 2019 में कांग्रेस जीती। इस बार बीजेपी ने पवन सैनी को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने मौजूदा विधायक शैली चौधरी को टिकट दिया है। यमुनानगर में क्या बीजेपी खोल पाएगी खाता? यमुनानगर में 2014 और 2019 में भी बीजेपी जीती। इस बार भी बीजेपी से मौजूदा विधायक घनश्याम दास अरोड़ा को टिकट मिला है। वहीं कांग्रेस ने रमन त्यागी और नैलो से दिलबाग सिंह को उम्मीदवार बनाया है। रादौर में 2019 में कांग्रेस तो 2014 में बीजेपी जीती थी। इस बार बीजेपी ने 2014 में विधायक रहे श्याम सिंह राणा को रण में उतारा है। कांग्रेस ने मौजूदा विधायक बिशन लाल सैनी को फिर मौका दिया है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के क्या है हालात? लाडवा में 2014 में बीजेपी जीती। 2019 में कांग्रेस को विजय मिली। इस बार बीजेपी से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लाडवा से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि कांग्रेस ने मौजूदा विधायक मेवा सिंह को ही उम्मीदवार बनाया है। शाहबाद ने 2014 में बीजेपी जीती। 2019 में जेजेपी के रामकरण काला जीते। कांग्रेस ने जेजेपी से आए मौजूदा विधायक रामकरण काला को मैदान में उतारा है और बीजेपी ने सुभाष कलसारा को उम्मीदवार बनाया है। कौन बनेगा करनाल का किंग? करनाल में 2014 और 2019 में बीजेपी को जीत मिली। इस बार बीजेपी ने जगमोहन आनंद को चुनावी दंगल में उतारा है। कांग्रेस ने सुमिता सिंह को उम्मीदवार बनाया है। वहीं नीलोखेड़ी में 2014 में बीजेपी जीती थी। इस बार बीजेपी ने भगवान दास कबीरपंथी और कांग्रेस ने मौजूदा निर्दलीय विधायक धर्मपाल गौंदर को उम्मीदवार बनाया है। पानीपत के जंग में कौन जीतेगा? पानीपत ग्रामीण में 2014 और 2019 में बीजेपी जीती। इस सीट पर फिर से बीजेपी ने मौजूदा विधायक महिपाल ढांडा को चुनाव मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने सचिन कुंडू को टिकट दिया है। वहीं पानीपत शहरी में 2019 और 2014 में बीजेपी के पास रही। इस बार भी बीजेपी ने मौजूदा विधायक प्रमोद विज को मैदान में उतारा है और वहीं कांग्रेस ने वरिंद्र शाह को टिकट दी है। जीटी रोड बेल्ट
किसी भी दल को ये क्षेत्र सत्ता के शिखर तक पहुंचाने का काम करता है, क्योंकि जिस पार्टी के यहां सबसे ज्यादा विधायक होते हैं, मानकर चलिए सरकार उसी दल की होगी। इसलिए बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए पीएम मोदी और कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने के लिए राहुल गांधी भी यहां चुनावी ताल ठोक चुके हैं। बहरहाल देखना होगा इस बार जीटी रोड बेल्ट पर किसका प्रभाव ज्यादा देखने को मिलेगा। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।